आज आप या तो चुप रहेंगे या फिर ऐसे शब्द बोलेंगे जो मौन से ज्यादा कीमती हो, नहीं तो नहीं बोलेंगे। आज हम कुछ नया सीखेंगे और वो नया क्या है, देखिए, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो राष्ट्र, हम पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और कल्पना, कल्पना शक्ति बहुत कुछ करा सकती है। समझ भाई, एक शासक है। कौन है? शासक है। और इस शासक को या तो चित्र या कह सकते हैं मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसा दिया जा सकता है, समझने वाली और सोचने वाली बात होगी क्या कि एक शासक के चित्र को और मूर्ति को तो हम अभिव्यक्त करना आसान है, आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण राष्ट्र का चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं सदी और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके एक इस प्रश्न का हल किया। बहुत बड़ा प्रश्न है ना। तो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने, अब कलाकार कौन होता है? जो कलाकारी दिखाता है ना। तो राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का हल निकाल दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, जैसे वह कोई क्या हो? व्यक्ति हो। और उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को कैसे किया जाता था? नारी भेष में। एक नारी सब पर भारी, नारी भेष में चित्रित किया जाता था। और राष्ट्र को व्यक्ति का जमाना पहचानते हुए, व्यक्ति का जमाना पहचानते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल में जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, एकदम साधारण, सिंपल। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप में प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। नारी की छवि क्या बन गई? राष्ट्र का रूप बन गई। और आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब हम फ्रांसीसी क्रांतियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने क्या किया था? देखो, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, न्याय। न्याय क्या होता है? अभी मैं न्याय करूं आपका, हाँ बोलो। स्वतंत्रता, न्याय, इन आदर्शों को विशेष रूप